नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी क्लास में। देखिए, ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है इसमें सिस्टमेटिक जो चैप्टर है वो आप देख चुके हैं, और वीडियो ये वीओडी बैच में भी लगा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, और लाइव क्लासेस में भी चल रहा है। तो लाइव क्लास में बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, नोट्स भी भेज रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं नोट्स को। जो मैं बता रहा हूँ कम से कम उतना एक्सप्लेन आप ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है ओशियन कैरेंट। इसको समझिएगा, क्या है ये ओशियन कैरेंट, समुद्री जलधारा, ये क्या होती है जरा देखिए। तो हेडिंग दीजिए, यानी नोटबुक में आप लिखना शुरू कीजिए ओशियन कैरेंट, OCEAN, ओशियन कैरेंट, समुद्री जलधाराएं। ओशियन कैरेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री जलधाराएं। तो आपको आज ओशियन कैरेंट्स देखना है। तो सबसे पहले समझिए ओशियन कैरेंट्स क्या होता है। आमतौर पे बहुत सारे लोग समझते हैं ये समुद्री जलधाराएं हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस आता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम लोग सोचते ये हैं कि ओशियन कैरेंट्स का मतलब होता है समुद्र की लहर। तो समुद्र की लहर ओशियन कैरेंट्स नहीं होती। ये क्या चीज होता है, तो जरा इस चीज को हम समझते हैं, ओशियन करेंट्स होता क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए, मैं कहूं कि आपके पास एक बर्तन है। सपोज कीजिए ये बर्तन है, और मैं कहूं कि इसमें पानी भरा हुआ है। सपोज कीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक। अब आप मुझे बताइए, सपोज कीजिए बर्तन में इस साइड से मैं आपको कहूं कि पानी गिराइए। अगर मैं कहूं बर्तन में इस साइड से पानी गिराइए, यहां पानी गिराइए, तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, पानी का लेयर ऊपर बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, पानी अगर आप यहां गिरा रहे हैं तो पानी सिर्फ यहीं ऊपर उठेगा, या पानी इधर भी फैलेगा? तो आप कहेंगे सर इधर भी फैलेगा। इसका मतलब पानी कहीं भी आप गिराएं, पानी कहीं भी बर्तन में गिराएं, पानी का लेवल एक हो जाता है। तो पहले ये समझिए, इस बर्तन में अगर कोई स्ट्रक्चर्स मैं डाल दूं, सपोज कीजिए ये स्ट्रक्चर में डाल दो, तो अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रक्चर में ये सबसे ऊंचा शिखर है, चोटी है, तो इस चोटी का जो ऊंचाई है ये कहाँ से लेंगे आप, तो सी लेवल से लेंगे। यानी ऊंचाई को आप याद रखिएगा जीरो लेवल से मेजर करते हैं। यानी जीरो लेवल का मतलब सी लेवल कहते हैं इसको, समुद्र तल, सी लेवल। तो सी लेवल कितना होता है, 0 मीटर। 0 मीटर याद रखिएगा, सी लेवल कितना होता है, 0 मीटर। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कॉन्टिनेंट मान लूं, इसको महाद्वीप मान लूं, मैं कॉन्टिनेंट मान लूं, और इसको समुद्र मान लूं, ये ओशियन मान लूं, तो इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में, चाहे आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं, समुद्र का लेवल हर जगह लगभग बराबर होता है। तो कहीं की ऊंचाई को हम सी लेवल से ही देखते हैं, आप याद रखिएगा। इंडिया में एक आइडियल प्लेस का चुनाव कर लिया गया है जो चेन्नई है। तो चेन्नई से ही आमतौर पे हम इंडिया के किसी भी हिल स्टेशन को भी, किसी भी चोटी को भी इंडिया में उसी चेन्नई के सी लेवल से ही मेजर करते हैं। स्टेशन पे आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी उस शहर के समुद्र की से ऊंचाई दी जाती है, तो वो सी लेवल से ही होती है। अब जरा देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है कि समुद्र में कहीं भी अगर पानी ज्यादा रिसीव हो रहा है तो पानी का लेवल हर जगह एक हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए ये बर्तन है आपके पास, सपोज कीजिए ये बर्तन है आपके पास, सॉरी, ये बर्तन है आपके पास और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बर्तन को मैं एकाएक पश्चिम से पूरब की तरफ ले जाऊं, अगर इस बर्तन को एकाएक मैं वेस्ट टू ईस्ट ले जाऊं, वेस्ट टू ईस्ट, सुनते रहिए, मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं चैट पे, आप पहले समझते रहिए।
इस बर्तन के पेदी को, ये पेदी है, एकाएक मैं पेदी को वेस्ट टू ईस्ट खिसका दूं, तो मुझे बताइए ये सारा पानी इस बर्तन के पेदी के साथ आगे बढ़ जाएगा या कुछ पानी पीछे भी छूटेगा? तो आप कहेंगे सर पीछे भी छूटेगा। तो कौन सा वाला पानी पीछे छूटेगा, ऊपर वाला पानी पीछे छूटेगा या नीचे वाला पानी पीछे छूटेगा? पहले आप मुझे बताइए। बस एकाएक आगे बढ़ती है तो आपका मैक्सिमम कौन सा अंग है जो पीछे की तरफ चला जाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस अंग का होता है? हेड का होता है। जैसे बस आगे बढ़ी तो आप पीछे को झुकते हैं, इसी तरह से अगर ये बर्तन का सरफेस को पश्चिम से पूरब घुमा दो या खिसका दो तो ये पूरा पानी उसके साथ आगे नहीं बढ़ता, ऊपर वाला पानी पीछे छूटता रहता है। अब ये ऊपर वाला पानी कितने मीटर तक पीछे छूटता है? तो जरा देखिए, मैंने आपको कहा था कि सूरज, ये सूरज है, ये जो गर्मी देता है तो हमारे समुद्र के अंदर कितनी गहराई तक के पानी को गर्म करता है? तो याद होगा मैंने आपको कहा था कि ये जो गहराई होती है समुद्र तल से, ये 25 मीटर होती है। तो 25 मीटर का मतलब ये होता है थर्मोस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। तो ये तापमंडल का जो क्षेत्र होता है ना, जो गर्म होता है, वही मैक्सिमम पीछे छूटता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी कैसे चलती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है या ईस्ट टू वेस्ट चलती है? अगर मैं कहूं घूर्णन कैसे होता है तो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। तो अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो मैक्सिमम पानी, अगर मैं आपसे कहूं, किधर से किधर मूव करेगा, ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं इस फिगर को हटा दूं, अगर मैं इस फिगर को हटा दूं, आप राइट डाउन करते रहिएगा। इस फिगर को मैं हटाता हूं अभी, देखिए। अब सपोज कीजिए, सपोज कीजिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी है, और मैंने कहा था ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पृथ्वी में मैक्सिमम जो पानी है वो कहाँ पे रिसीव किया जाता है? पोल पे, ध्रुवों पे किया जाता है या विषुवत रेखा पे किया जाता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ क्लाइमेट में कि मैक्सिमम जो पानी या रेनफॉल एरिया है या वर्षा का क्षेत्र है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ होता है। तो मुझे बताइए, अगर पानी मैक्सिमम यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम कितने से कितने? तो मैंने आपको कहा था 10 डिग्री टू 10 डिग्री। 10 से 10 के बीच में कौन सा रीजन होता है? तो मैं बता चुका हूं, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है। जिन लोगों ने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया है वो समझ रहे होंगे। तो ये 10 से 10 जो होता है वो क्या होता है? तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे मैक्सिमम पानी रिसीव किया जाता है, मैक्सिमम पानी यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है। अब मुझे बताइए पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है? पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो पानी मैंने आपको बताया, अगर इस पेदी को वेस्ट टू ईस्ट मूव करा दूं तो ऊपर वाला पानी पीछे छूटेगा। इसका मतलब कितनी मीटर गहराई तक का पानी पीछे छूटेगा? 25 मीटर। जो अगर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो ये पीछे छूटेगा किधर से किधर, ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी घूमेगी वेस्ट टू ईस्ट और यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा ईस्ट टू वेस्ट होगा। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम पानी बारिश के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होने लगता है। कितनी मीटर गहराई तक? तो जहां तक तापमंडल है, यानी 25 मीटर मोटा लेयर एक घूमता रहता है या चलता रहता है ईस्ट टू वेस्ट हमेशा। किधर से किधर? तो ये चलता है ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो धाराएं हैं, ये जो 25 मीटर मोटा लेयर जो इक्वेटर पे या विषुवत रेखा पे मूव हो रहा है, इसी को हम कहते हैं ओशियन करेंट। समझ गए? समुद्री जलधारा। अब जरा देखिए, समुद्री जलधारा का विकास नॉर्मली इक्वेटर पे होता है, लेकिन अगर मान लीजिए समुद्र के बीच में कोई स्थलाकृति आ गई, जैसे सपोज कीजिए ये क्या, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो मैं बना रहा हूं, ये है साउथ अमेरिका।
और ऊपर वाला ये क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बनाया है आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही ये साउथ अमेरिका के पार्ट से टकराएगी, ये धारा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, समझ गए? ये भी नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा, ओशियन करेंट्स के डायरेक्शंस को चेंज करता है कौन? तो अगर समुद्र में कोई स्थलाकृति है या महाद्वीप का तट है, तो उसी के सहारे वो ऊपर या नीचे चली जाएगी। याद रखिएगा, ये गर्म क्षेत्र होता है, ये विषुवत रेखा एक गर्म क्षेत्र होता है, और यहीं से समुद्री जलधाराओं का विकास शुरू हुआ। इसका मतलब है कि ये जो जलधारा यहाँ पे बनी है, ये हॉट करेंट है, गर्म जलधारा इसको कह सकते हैं। ये गर्म जलधारा, इसको आप नाम दे सकते हैं, ये गर्म जलधारा है, हॉट करंट इसको कहते हैं। और नीचे भी, यानी इक्वेटर से नीचे भी बन रही है, अगर बन रही है तो इसको हम दूसरी जलधारा कहेंगे, लेकिन ये भी गर्म जलधारा ही होगी, गर्म जलधारा ही होती है। तो गर्म जलधारा का विकास कहां से हो रहा है? विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर की तरफ हो रहा है। लेकिन मैंने या आपने नाम सुना होगा पहले कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यहाँ पे, आप जानते हैं ये द्वीप कौन सा द्वीप है? तो ये ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड में आइस बहुत ज्यादा है। अगर आइस पिघलता है, जैसे मान लीजिए सन ऊपर चला गया, तो यहाँ इस क्षेत्र में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या आर्कटिक सर्कल में बर्फ पिघलने लगता है, और भारी मात्रा में जो फ्रेश वाटर है वो समुद्र में मिलता है। उससे एक ओशन करेंट्स का विकास होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैक्सिमम पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक साइकिल डेवलप्ड होता है। कैसे डेवलप्ड होगा? तो ये देखिए, यहां से अगर कोई ओशन करेंट्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो ओशन करेंट्स नीचे आ रहा है, ये फिर से विषुवत रेखीय क्षेत्र में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ऊपर से अगर कोई करंट आ रहा है, तो ये ठंडी जलधारा है, जिसको आप कोल्ड करंट कह सकते हैं या फिर ठंडी जलधारा कह सकते हैं। तो ऊपर से नॉर्मली मैं बता रहा हूं, वैसे मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ये ठंडी जलधारा के नाम से जाना जा सकता है। ये ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा इसको कहते हैं, जो नीचे की तरफ आती है। फिर अंटार्कटिका से भी अगर कोई जलधारा ऊपर की तरफ आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो वो ठंडी जलधारा होगी या गर्म जलधारा होगी? तो ये कोल्ड करेंट होगा, कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट यानी ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, तो आज आप पहले समझते रहिए। इस तरह से जो ओशन करेंट्स है, इसका निर्माण याद रखिएगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र पे होता है। क्यों हुआ? तो ओशियन करेंट्स बनना क्यों? तो हैवी रेनफॉल के कारण डेवलप्ड हुआ। जहां पानी की अधिकता होती है, वहां से पानी कम स्तर की तरफ मेंटेन होने लगता है। अगर फिर ऊपर में पानी की अधिकता हो गई, तो वो पानी फिर नीचे आएगा एक तरफ, जहां से पानी निकला है। तो एक तरह का साइकिल डेवलप्ड होता है ओशियन में, तो उसी को ओशियन करंट साइकिल भी कह सकते हैं आप। जो कई सारे महासागर में हमारे होते हैं, हमारे 5 महासागर हैं, वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन 3 महासागर में इसका बहुत अच्छा विकास हुआ है। जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसका? तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो अब हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं या प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं या फिर हिंद महासागर की जलधाराएं हैं, इसके विकास का कारण और भी क्या क्या हो सकता है। यानी आपको अब हेडिंग देना है कि समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन किन कारकों से ये प्रभावित हो सकता है या बन सकता है या फिर इसमें चेंजेज आ सकता है। तो ओशियन करेंट्स या समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो जरा देखिए कौन कौन से हो सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पे मैं डिस्कस करता हूं समुद्री जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पे मैं हेडिंग देखता हूं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग ओशियन करेंट, यानी
समुद्री जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर्स क्या है? तो सबसे पहला, फर्स्ट फर्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कंट्रोलिंग फैक्टर, तो पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी क्षेत्र में रेनफॉल हो रहा है, यानी वर्षा हो रहा है, तो वर्षा की अधिकता के कारण समुद्र में पानी ज्यादा हो रहा है, तो कम स्तर की तरफ वो फ्लो हो जाता है। तो पहला कारक क्या हो गया? रेनफॉल, यानी वर्षा इसका पहला कारक है। रेनफॉल अगर पृथ्वी पे न हो तो शायद ये ओशन करेंट्स का निर्माण नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ओशन करेंट्स, सॉरी, रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब वर्षा, वर्षा एक फैक्टर है इसके लिए। दूसरा फैक्टर क्या है? तो दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज्यादा क्यों हो रहा है, तो टेम्परेचर के कारण। इसका मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, या तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, या फिर वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्षेत्र विषुवत रेखा है जहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है और वहां पानी की अधिकता हो जाती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी एक कारक है, यानी तापमान, तापमान भी एक कारक है। तीसरा कारक, अब मैं अगर आपसे कहूं कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां हो सकता है ट्रांसपिरेशन बहुत हो, वाष्पोत्सर्जन बहुत हो। अब जानते हैं कि जहां वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वहां अगर इवेपरेशन ज्यादा हो गया तो उस पानी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, यानी सॉल्ट बढ़ जाते हैं, नमक बढ़ जाता है, यानी उसकी लवणता बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी पानी में लवणता बढ़ती है तो उसका लेवल ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी है और उसमें आप एक चुटकी नमक डाल दिए, फिर डाल दिए, फिर डाल दिए, डेली डाल रहे हैं, तो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो गई है, उसमें छोटे छोटे कण ज्यादा हो गए, तो वाटर लेवल ज्यादा होगा। इसका मतलब है जहां डेंसिटी ज्यादा हुई वहां वाटर का लेवल ऊपर हो जाएगा और वहां से पानी दूसरी तरफ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? तीसरा पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व, पानी का घनत्व डिपेंड करता है कि समुद्री जलधारा किधर जाएगी। तो याद रखिएगा, जहां ज्यादा घनत्व होता है वहां से कम घनत्व की तरफ पानी का सर्कुलेशन हो जाता है। तो तीन फैक्टर्स। चौथा फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे कहा कि समुद्री जलधारा को यहां कौन प्रभावित कर रहा है, तो यहां पे तट आ गया, यहां ब्राजील है, ब्राजील का तट आ गया, तो तट ने इसकी दिशा को क्या किया? मोड़ दिया। इसका मतलब है कि कोई भी ओशनिक स्ट्रक्चर है, समुद्री संरचनाएं हैं, ओशनिक स्ट्रक्चर, कोई आइलैंड हुआ, उसकी समुद्री संरचनाएं उसकी डायरेक्शंस को प्रभावित करती है। समुद्री संरचना उसके डायरेक्शंस को प्रभावित करती है। तो ये चार कारण देख लिया आपने। पांचवा कारण भी मैं आपको बता देता हूं। पांचवा, अब मुझे बताइए, ये जो ओशन करेंट्स का निर्माण हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? तो ओशन करेंट्स का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है या परिक्रमण के कारण हो रहा है? तो आप कहेंगे सर घूर्णन के कारण हो रहा है, तो लिखिए, तो याद रखिएगा, घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण नहीं होता है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी का घूर्णन अगर बंद हो जाए तो समुद्री जलधाराओं का निर्माण नहीं हो सकता है। समझ गया? और एक छठा कारण भी मैं आपको बता देता हूं। छठा कारण यहां लिख लीजिए, रेगुलर विंड, नियमित पवन। नियमित पवन किसको कहते हैं? तो मैं बता चुका हूं आपको, एक चैप्टर आपको बताया था, टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पिछले टॉपिक में जाके देख लीजिए। तो अगर मैं रेगुलर विंड की चर्चा करूं तो कितने होते हैं रेगुलर विंड? तो ये तीन होते हैं रेगुलर विंड, एक व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड, ये तीन बताया था। इसका डायरेक्शन जिस वे में चलता है, जैसे पछुआ पवन या फिर ट्रेड विंड, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलता है या नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में,
तो जो डायरेक्शन ये मेंटेन करता है विंड, जिस वे में चलता है, समुद्री जलधारा को विवश कर देता है उसी वे में चलने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, रेगुलर विंड या प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं, या फिर इसको परमानेंट विंड भी कहते हैं। तो ये तीन तरह की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। तो पृथ्वी के जिस बेल्ट में ये पवन चलती है उसी दिशा में इस ओशन कैरेंट्स को विवश करती है कि तुम भी मुड़ जाओ। समझ गए आप? अब हम आते हैं, हेडिंग राखिए, ये तो आप लिख लिए हैं। अब आप हेडिंग दीजिए अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो आज हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की तरफ चलेंगे। हो रहा है ना, सब मेंटेन कर रहे हैं? आज मैं पढ़ाने में लगा हूं, चैट नहीं देखूंगा, क्योंकि चैट देखने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता है और ये मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिखता है आप लोगों का। तो आप आज सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है? मेंटेन हो रहा है? मेंटेन हो रहा है ना? जवाब तो दीजिए, मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, चलिए आगे। अब आपको हेडिंग देना है अटलांटिक ओशियन करेंट, अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो अब हेडिंग क्या होगा? अटलांटिक ओशियन करेंट। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, तो ये हेडिंग है अब अटलांटिक ओशियन कैरेंट। समझ गए? तो अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में अब हमको आना है, तो उसके लिए एक मैप बनाना पड़ेगा। आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और इस वीडियो को आप 5 बार देख सकते हैं, इसलिए आराम से भी देख सकते हैं। अटलांटिक ओशियन करेंट्स, एक मैप बनाइए। अटलांटिक ओशियन का मैप बनाना है आपको, और ये मैप मैं आपको बना देता हूं। देखिए, अटलांटिक ओशियन, पहले मुझे शुरू करने दीजिए, फिर आप बनाते रहिएगा। देखिए, ये आपको ऐसे बनाना है। ये फिगर आपको बनाना है, बना लेंगे? ये फिगर आपको बनाना है, ये है अटलांटिक ओशियन। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सा अमेरिका है, तो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है।
तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये तो जानते ही हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसके नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, आइसलैंड जिसका नाम है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। और ये यूरोप है। समझ गए? इधर एशिया है, तो इसको अभी हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो ये अटलांटिक महासागर है, ये आप देखते हैं। अब अटलांटिक महासागर में अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ अटलांटिक कहला सकता है। नॉर्थ अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर। और इसको क्या कहते हैं, तो साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन। समझ गए? इसको कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। तो अब देखिए ओशन करेंट्स कैसे चलता है। सबसे पहले इसको बना लीजिए, बना लीजिए और इसको देखिए कैसे चलता है ये। इसको बनाइए और देखिए कैसे चलता है ये। बना लिया? इसको बनाइए पहले, बनाइए इसको। अब देखिए ओशन करेंट्स कैसे चलता है। बन गया? ये बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको बनाना चाहिए भी और बनाना पड़ेगा भी आपको। जब आप मान लीजिए कि अभी तो छोटे बड़े एग्जाम आप दे रहे हैं, बड़े एग्जाम देने होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल रख लेते हैं या फिर आप मेंस लिखते हैं यूपीएससी आईएएस का, तो आपको ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो आप बनाइए। तो अगर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, समझ रहे हैं? पृथ्वी अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, तो याद रखिए यहाँ का पानी इधर आएगा। पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये जो ओशियन करेंट्स बनी, विषुवत रेखा पे ही बनती है, ये ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। ये विषुवत रेखा से ऊपर भी सर्कुलेट होगी और विषुवत रेखा से नीचे भी सर्कुलेट हो रही है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दो जल धाराएं बन रही है, एक विषुवत रेखा से ऊपर, एक विषुवत रेखा से नीचे। दो जल धाराओं का यहाँ विकास हो रहा है। तो ये जो जल धारा विषुवत रेखा से ऊपर बन रही है और विषुवत रेखा से नीचे बन रही है, तो इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट। समझ गए? और इसका नाम है साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट। ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट, ये साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट है। अब जितनी भी जलधारा है यहां पे मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं उसका। देख, देखिए पहला करेंट जो अटलांटिक महासागर का है, ये है उत्तर अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा। समझे? अब आप लोग बताइए ये हॉट करंट होगा या कोल्ड करंट होगा? तो ये कौन सा करंट है? हॉट करंट है। तो ये हॉट करंट होगा, हॉट करंट, गर्म जलधारा होगा। तो ये भी गर्म जलधारा होगा। तो दोनों ही गर्म जलधारा है। तो उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा एक गर्म जलधारा होगा। उसके बाद दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा। समझ रहे हैं ना? दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा लिख रहे हैं ना? दोनों क्या है? दोनों गर्म जलधारा है, दोनों गर्म जलधारा है।
अब देखिए, जब ये हॉट करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट जब इधर आ रही है तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ब्राजील के तट से टकरा रही है और तट से टकराने के बाद ये ऊपर चली जाती है। देख रहे हैं, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा देश है, यूएसए। तो ये जो करंट है इसका नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक राज्य है यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। तो इसीलिए इस करंट का नाम हम फ्लोरिडा करंट रख देते हैं। यहाँ पे इस करंट का नाम फ्लोरिडा, याद रखिएगा, फ्लोरिडा करंट नाम रख दिए इसका, फ्लोरिडा करंट। तो हॉट करंट होगी या कोल्ड करंट होगी, तो ये कौन सी करंट होगी, हॉट करंट। तो तीसरा है फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा जलधारा, ये फ्लोरिडा जलधारा एक गर्म जलधारा है। ये क्या है, एक गर्म जलधारा है फ्लोरिडा जलधारा। अब इस जलधारा से ये जो यूएसए का पूर्वी तट है ये गर्म हो जाता है, समझ गए, क्योंकि ये गर्म करंट है, गर्म क्षेत्र से आ रही है, तो यहाँ के जलवायु को बहुत ही अच्छा बना देती है, माइल्ड बना देती है, बहुत अच्छा क्लाइमेट्स यहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है। लेकिन अब मुझे बताइए इस रीजन में मैंने कहा था ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। अब इसके ऊपर ये कौन सी विंड चलती है, आपको बताया था ना, पछुआ पवन चलती है। तो ये पछुआ पवन, अब ये पछुआ पवन चलती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये फ्लोरिडा करंट्स को ये अपने डायरेक्शन में मोड़ देगी, ये अपने डायरेक्शंस में मोड़ देती है इधर। ये फ्लोरिडा करंट इधर मुड़ गई किस विंड के कारण, तो ये मुड़ गई यूरोप की तरफ, इधर मुड़ गए, क्योंकि पछुआ पवन का डायरेक्शन भी इसी तरह से है, समझ गए। अब इसका नाम यहां पे हम रख देते हैं गल्फ स्ट्रीम, समझ गए। तो ये जो करंट है ये यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, गल्फ स्ट्रीम। तो ये भी गर्म जलधारा हो जाएगी। तो ये चौथी जो जलधारा है ये है गल्फ स्ट्रीम, ये भी एक गर्म जलधारा हो जाएगी, समझ गए। तो गल्फ स्ट्रीम जब आगे चलती है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है जब आगे जाएगी, तो जरा देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ती है तो ये यूरोप के कोस्ट पे आती है, और यूरोप के कोस्ट के पास एक कंट्री है, आप जानते हैं, यहाँ पे एक कंट्री है ब्रिटेन, समझ गए। देखिए यहाँ पे 4-5 कंट्रियां हैं, ए बी सी और डी, समझ गए। अब ए बी सी डी में कौन कौन सी कंट्री है, जरा देखिए, मैं यहां लिखता हूं, यहाँ या ए जिसको हम कहते हैं स्कॉटलैंड, बी जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन, सी जिसका नाम है वेल्स, और डी जिसका नाम है नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड कहते हैं इसको, नॉर्थ आयरलैंड। तो अगर इन चारों देश को मिला दीजिए, इन चारों को अगर आप मिला देते हैं तो ये बन जाता है, चारों देश के मिलने से यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर इन तीनों देश को मिलाते हैं, तीनों देश का मतलब ये ए बी सी, ये सिर्फ द्वीप को मिलाते हैं तो ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, समझ गए, ग्रेट ब्रिटेन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में विस्तार से बताऊंगा इसको, ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। तो अब मुझे बताइए, ये जो गल्फ स्ट्रीम आगे जा रही है, ये जो गल्फ स्ट्रीम आगे जा रही है, ये क्या करेगी,
ये यूरोप के कोस्ट को क्या करती है, गर्म कर देती है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को हम यूरोप का कंबल कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक समुद्र है, यहाँ पे एक समुद्र है, इसका नाम है बाल्टिक सागर। याद रखिएगा, कौन सा सागर, बाल्टिक सी, इसको हम बाल्टिक सागर कहते हैं। तो बाल्टिक सागर में जो जहाज जाते हैं ना, ये गल्फ स्ट्रीम के कारण ही जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं होता तो वहां पानी जमा हुआ होता, और समुद्र अगर जम जाए तो उसमें बड़े बड़े शिलाखंड बर्फ के आ जाते हैं, जिसको हम आइसबर्ग कहते हैं। तो ये आइसबर्ग अगर जहाज से टकरा जाए तो जहाज में दुर्घटना हो जाएगी, जैसे टाइटेनिक में हुई थी। तो इसीलिए गल्फ स्ट्रीम के कारण बाल्टिक सागर या बाल्टिक स्टेट तक कहा जाता है जहाज आसानी से चली जाती है। समझ गए? तो ये गल्फ स्ट्रीम ही है जो यहां तक जो ये यूरोप के पश्चिमी तट तक, यहां तक जहाजों के आवागमन में सहायता पहुंचाता है। दूसरा, जब ये गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर के बीच में आती है तो फैलने लगती है। ये जो जलधारा है ना, ये बहुत ज्यादा फैलने लगता है, और इस फैली हुई जलधारा को हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। समझ गए? तो ये जो फैली हुई जलधारा है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है पानी की चौड़ाई बढ़ गई है, गर्म पानी का चौड़ाई ज्यादा दूर में फैलने लगा है। तो इसको हम पांचवा नाम दे दें, उत्तर अटलांटिक अपवाह। क्या नाम दिया? उत्तर अटलांटिक अपवाह। ये भी कौन सी करंट है? तो गर्म जलधारा है। अब देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम जब आगे जाती है तो यहां पे नॉर्वे के कोस्ट के पास बहने लगती है। समझ गए? नॉर्वे का कोस्ट, ये जो कोस्ट है ना, ये देख रहे हैं ना, नॉर्वे है ये देश है नॉर्वे, नाम सुना होगा। तो यहां इस कैरेंट्स का फ्लो जो यहां बना, इसको हम नॉर्वे जलधारा कहते हैं, नॉर्वे जलधारा। तो आप बताइए, गर्म होगी या ठंडी होगी? ये नॉर्वे जलधारा, नॉर्वे जलधारा क्या होगा? ये गर्म जलधारा होगा। नॉर्वे जलधारा एक गर्म जलधारा है यहां पे। अब देखिए यहां क्या होता है। तो यहां क्या होता है, उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं? समेटते रहिए इसको, इसको समेटते रहिए। इतना जलधारा का कॉन्सेप्ट रूप से कोई नहीं बताएगा आपको, जो आप नोटबुक में भी राइट डाउन कर लेंगे आसानी से। तो ये आप आसानी से पढ़ लेंगे इसमें। तो इसको करते रहिए, आप आगे आइए। तो जब आप ये नीचे की तरफ इसको देखेंगे, नीचे की तरफ आप इसको देखेंगे, तो ये जो करंट है फिर नीचे आने लगती है, नीचे आने लगती है। और ये स्पेन और फ्रांस के कोस्ट, थोड़ा सा ये मैं ग्रेट ब्रिटेन को नीचे कर दिया हूं, लेकिन ये जो जलधारा है फ्रांस से, सॉरी, वेल्स से टकराकर, ब्रिटेन से टकराकर नीचे आने लगती है, और यहाँ पे स्पेन और फ्रांस है, उसके कोस्ट पे ये रन करती है। यहां पे इस करंट का नाम है रेनेल करंट। याद रखिएगा, रेनेल, रेनेल। तो छठा जो करंट है ये फ्रांस और स्पेन के तट पे चलती है, सॉरी सातवां, इसको कहते हैं रेनेल जलधारा, रेनेल, रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा। ये रेनेल जलधारा खुद ही गर्म जलधारा है। ये एक गर्म जलधारा है जो चलती है यहाँ पे, गर्म जलधारा। समझ रहे हैं ना? रेनेल जलधारा एक गर्म जलधारा है जो फ्रांस और स्पेन के तट पे चलती है। लेकिन यहां देखिए होता क्या है, यहां पर देखिए, जैसे ही रेनेल करंट जब अफ्रीका के कोस्ट पे आती है तो ये ठंडी होने लगती है। अब ठंडी क्यों हुई? तो ये ठंडी होने लगती है और इस करंट का नाम यहां पे हो जाता है कनारी करंट, कनारी, जिसको हम इंग्लिश में भी कनडी करंट कहते हैं। तो ये जो आठवां करंट है, आठवां, ये केनारी करंट कह सकते हैं आप, केनरी जलधारा। लेकिन मैंने कलर चेंज किया, लाल से मैंने ब्लू कर दिया, इसका मतलब ये ठंडी जलधारा बन गई है। ठंडी क्यों बनी? तो जरा देखिए यहां पे ये ठंडी जलधारा क्यों बन गई है, गर्म क्षेत्र है, ठंडी जलधारा क्यों बनी है? तो देखिए, जब अफ्रीका के तट का पानी मैक्सिमम इधर आने लगता है, अफ्रीका के तट का पानी मैक्सिमम जब इधर आने लगता है,
तो मास लेवल पे, अब सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए अफ्रीका के तट पे हम खड़े हैं और यहां से पानी मैक्सिमम समुद्र का उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो क्या यहाँ का जो पानी है, मैक्सिमम जो ऊपर का गर्म पानी है, अगर उधर शिफ्ट होने लगे तो क्या वाटर का जो लेवल है नीचे धंसता हुआ चला जाएगा या नीचे का पानी ऊपर आके मेंटेन हो जाएगा? तो नीचे का पानी ऊपर आने लगेगा, जो ठंडा पानी है वो ऊपर आने लगेगा, क्योंकि कब तक पानी का लेवल नीचे जाएगा? पानी का लेवल तो हर जगह एक होता है। तो जब पानी इधर से वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, अफ्रीका के तट से ब्राजील की तट की तरफ जा रहा है, तो नीचे का पानी ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसको हम कहते हैं अपवेलिंग ऑफ सी वाटर। अपवेलिंग का मतलब होता है पानी का नीचे से ऊपर की तरफ आना। तो यहाँ पे कैनेडी जलधारा ठंडी हो गई। अब कैनेडी जलधारा ठंडे होने का कारण अगर पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि कैनेडी जलधारा का ठंडा क्यों हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपवेलिंग हुआ है। यहाँ पे अपवेलिंग, अपवेलिंग ऑफ सी वाटर यहाँ पे होता है। तो अपवेलिंग ऑफ सी वाटर कहाँ होगा? कॉन्टिनेंट के ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा? तो वेस्ट में होगा। याद रखिएगा, अपवेलिंग ऑफ सी वाटर हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होता है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर एक साइकिल मेंटेन आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट चली, फिर ऊपर गए, फिर फ्लोरिडा बन गए, फिर गए गल्फ स्ट्रीम बन गए, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गए, फिर नीचे आ गई रेनल करंट बन गए, फिर कैनेडी बन गए, फिर इसमें एक साइकिल मेंटेन होने लगता है। तो बीच वाला जो पानी है ना समुद्र का, ये स्थिर सा हो गया है। चारों तरफ से पानी का तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ बीच का पानी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है। अब बीच का पानी अगर मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, तो जरा देखिए यहाँ, यहाँ एक क्षेत्र डेवलप्ड होता है। इस एरिया में एक क्षेत्र डेवलप्ड हुआ जहां पे सर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाया और यहाँ पानी स्टैग्नेंट हो गया। तो ये समुद्र का पानी जो स्टैग्नेंट हो गया, इसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, यहीं पे ये घूम के रह जा रहा है। तो यहाँ पे एक समुद्र का विकास हो जा रहा है। ये खास करके समुद्र नहीं है, समुद्र तो अटलांटिक महासागर ही है, लेकिन यहाँ पे जो समुद्र का विकास हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी वाटर का। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी समुद्री घासें पैदा हो जाती हैं, एल्गी पैदा हो जाती है। यानी एल्गी आप देखेंगे जैसे शैवाल, कभी पहाड़ों पे आपने देखा होगा या नदी में देखा होगा, जो ठंडे एरिया में उसके तल में जमा होता है, काई जैसा हरे हरे रंग का। तो ये सब यहाँ जमा हो गया है, जिसको हमने सार गैसो नाम दिया है। तो सार गैसो है क्या? वास्तव में एक वेजिटेशन है, सार गैसो। तो इस आधार पे इस जगह का नाम ही रख दिया कौन सा समुद्र? सारगैसो सी, यानी इसका नाम सारगैसो सी। तो आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि दुनिया का एक ऐसा समुद्र आप बताइए, दुनिया का एक ऐसा समुद्र बताइए जिसका तट ही नहीं है, कोस्ट ही नहीं है। तो वो कौन सा तट होगा? तो वो कौन सा समुद्र होगा? सारगैसो होगा। दूसरा पूछा जाता है कि सारगैसो है कहाँ पे? तो सारगैसो है नॉर्थ अटलांटिक में या साउथ अटलांटिक में? तो नॉर्थ अटलांटिक में है, उत्तर अटलांटिक महासागर में सारगैसो है। दुनिया का एक ऐसा समुद्र जिसमें तट नहीं है, वो सारगैसो है, नॉर्थ अटलांटिक में है। और सारगैसो है क्या? तो एक टाइप ऑफ सी ग्रास है या एक टाइप ऑफ एल्गी है, उसी को कहते हैं, यानी शैवाल है। अब आइए ठंडी जलधारा जो ऊपर से नीचे आ रही है उसको देखते हैं। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि कनाडा है, ये कनाडा है, और यहां पे एक द्वीप है लेब्राडोर द्वीप। तो यहां से एक करंट नीचे आती है, ये करंट नीचे आ रही है, ये ठंडी जलधारा है, और इसका नाम हमने दिया है लेब्राडोर करंट। समझ गए? क्या नाम दिया है? लेब्राडोर, लेब्राडोर। ये कोल्ड करंट है, कोल्ड। यहां लिख देता हूं मैं, नाइन्थ ये ठंडा जलधारा है, ठंडी जलधारा, लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर करंट, ये ठंडी। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है या गर्म जलधारा है। तो इसको आप जरूर मेंटेन रखिएगा, ठंडी का कौन है, गर्म जलधारा कौन है। समझ रहे हैं ना? ठंडी जलधारा कौन है और गर्म जलधारा कौन है। क्योंकि अगर इसको मेंटेन आपने नहीं किया
और किस क्षेत्र में चल रही है इसको मेंटेन नहीं किया तो फिर इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फिर आप उसको जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। अब याद रखिएगा, जहां पे ठंडी और गर्म जलधारा मिल रही है, जैसे मान लीजिए ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पे नीचे से फ्लोरिडा करंट आ रही है और ऊपर से ये लेब्राडोर करंट आ रही है, तो यहां पे इस क्षेत्र में, समझ गया ना, ये जो क्षेत्र आपका डेवलप्ड हो रहा है, इस क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए एक बहुत आइडियल कंडीशन डेवलप्ड होता है। ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, इस रीजन में यानी यूएसए का पूर्वी तट पे, यहाँ पे जहां पे भी, यहाँ पे, यहाँ फिशिंग के लिए बहुत आइडियल डेवलपमेंट हो जाता है फिशिंग के लिए। इसको मैं हटा देता हूं पहले। तो यहां पे फिशिंग के लिए बहुत आइडियल डेवलपमेंट होता है। तो कोल्ड करंट प्लस हॉट करंट जहां भी मिलेगी वहां पे प्लैंकटन बनता है। प्लैंकटन याद रखिएगा, प्लैंकटन होता क्या है, तो सब मछलियों का भोजन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूरता आ जाती है। जहाँ पे कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलेंगे वहाँ पे प्लैंकटन, मछलियों का भोजन भरपूर मात्रा में होता है, वहाँ पे भरपूर वाटर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और खासकर ये जो समुद्री तटीय क्षेत्र में है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में है, यहाँ समुद्री गहराई बहुत कम होती है, तो यहाँ पे आइडियल डेवलपमेंट होता है मछलियों का, जिसको हम कहते हैं बैंक। समझ रहे हैं ना, बैंक कहते हैं। तो मछलियों का जो जगह होता है कॉमर्शियल फिशिंग सेंटर, वो बैंक के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे कई सारे बैंक हैं, जैसे डॉगर बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, ये सब यूएसए का बैंक है। न्यू फाउंडलैंड बैंक, ये कनाडा का बैंक है। ये सब बैंक यहाँ यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में डेवलप्ड हुआ है। अब जरा देखिए एक और ओशनिक करंट, ये ग्रीनलैंड के सहारे सहारे डेवलप्ड हुई है यहां पे। अब यहां पे जो करंट नीचे आ रही है, इसका नाम है ग्रीनलैंड करंट। ये जो करंट बन रहा है, इसका नाम है ग्रीनलैंड जलधारा। ग्रीनलैंड जलधारा, इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड करंट। तो आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, ये कोल्ड करंट है, तो यहां पे 10वां, ये है ग्रीनलैंड जलधारा। ग्रीनलैंड जलधारा, तो ग्रीनलैंड जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है। तो ग्रीनलैंड जलधारा, ठंडी जलधारा। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जब लेब्राडोर करंट यहां नीचे आती है और गल्फ स्ट्रीम नीचे से ऊपर जाती है, तो यहां पे एक शीत वॉल बनता है। तो शीत वॉल कौन बना रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के कारण यहां पे बनता है कोल्ड वॉल। तो जहां आप देखेंगे इधर से करंट आ रही है और नीचे से करंट आती है, तो बाइफॉर्केशन के लिए, बाइफॉर्केशन का मतलब दोनों को सेपरेट करने के लिए, आप देखिएगा कि एक सैटेलाइट इमेज लेंगे तो आप लगेगा जैसे दोनों जलधाराएं एक एक वॉल से सेपरेट हो रही हैं, जिसको हम कोल्ड वॉल कहते हैं, शीत दीवार कहते हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की कैरेंट्स है। इसको जल्दी जल्दी समेटिए, जल्दी समेटिए इसको। उसमें 1 मिनट 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट कंप्लीट हो गया है, नॉर्थ अटलांटिक। अब हम साउथ अटलांटिक ओशियन करेंट्स में आएंगे। पहले इसको आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको।
हो गया। चलिए आइए, आइए अब आते हैं साउथ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक ओशन करंट। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, ये तो उतार लिया होगा आपने, ये सारा हो गया ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, अफ्रीका भी मिट गया, कोई बात नहीं, अफ्रीका तो बनाना अपने हाथ में। हम्म। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि जो करेंट्स ये विषुवत रेखा से नीचे चल रही है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो जब ये ईस्ट टू वेस्ट आ रही है तो इसका नाम साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा जो कि एक गर्म जलधारा है, ब्राजील के कोस्ट से टकराकर ये नीचे आ जाती है। ब्राजील से कोस्ट से टकराकर ये नीचे आ रही है और नीचे आके यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ ये नीचे आ जा रही है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्राजील जलधारा। ब्राजील, ब्राजील जलधारा क्या है, हॉट करंट है। तो पहला दक्षिण अटलांटिक महासागर का पहला करंट कौन सा हो गया, तो दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा, रेखीय जलधारा, समझ गए। पहला ये भी गर्म जलधारा है। दूसरा ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा, ये भी एक गर्म जलधारा है, ब्राजील जलधारा। अब जरा देखिए, ब्राजील जलधारा जब नीचे उतरेगी तो यहाँ पे अंटार्कटिका है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका के पास एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट चलता है पश्चिम से पूरब। ये एक जलधारा ही है लेकिन ड्रिफ्ट के रूप में है। पानी का अपवाह बहुत ज्यादा है। ये हमेशा पश्चिम से पूरब चलता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है पृथ्वी के आर्क अंटार्कटिक सर्कल के आसपास, ये हमेशा चलता रहता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह, तो तीसरा हो गया पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह। पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह हो गया इसका, पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह। वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह। ये एक ठंडी जलधारा है, समझे, हमेशा पश्चिम से पूरब चलती है। अब ये यहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पे एक आइलैंड है। कहां पे, तो यहां पे देखिए, यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है फाकलैंड, समझ गए। तो फाकलैंड ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में है। यहां पे एक जलधारा चलती है इसके कोस्ट पे, जिसका नाम है फाकलैंड करंट, समझ गए। इसका नाम ही है फाकलैंड करंट। तो फाकलैंड करंट कौन सी जलधारा होगी, तो ये ठंडी जलधारा है फाकलैंड। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, फाकलैंड करंट। चौथा है फाकलैंड, फाकलैंड जलधारा। ये सब दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, फाकलैंड जलधारा। तो फाकलैंड जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है फाकलैंड जलधारा, ठंडी जलधारा है।
अब अगर मैं कहूं कि ये जो पार्ट है, आप देख रहे हैं ना, ये है अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका। यहां से टकराकर ये ठंडी जलधारा ऊपर उठने लगती है और फिर से विषुवत रेखा में समा जाती है। समझ रहे हैं यहां पे? तो यहां पे एक जलधारा का विकास होता है जिसका नाम है बेगुला जलधारा। बेगुला, बेगुला करेंट इसको कहते हैं, जो ठंडी जलधारा है। बेगुला पांचवा करेंट है, बेगुला करेंट, बेगुला जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है क्योंकि नीचे से आ रही है। अब जरा देखिए, अफ्रीका के ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ ठंडी जलधारा का विकास हुआ है और ये महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में कोल्ड करेंट बहते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी पार्ट में किसी भी महाद्वीप में, चाहे ये साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, इन सब के पश्चिमी भाग में कोल्ड करेंट का ही विकास हो जाता है। तो उत्तर अटलांटिक में अगर होगा तो अपवेलिंग के कारण होगा, दक्षिणी अटलांटिक में होगा तो वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट के ऊपर चढ़ने के कारण होगा। और जहां भी आप जानते हैं ठंडी जलधारा का विकास हो जाए कोस्ट पे, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो क्लाउड कम बनेंगे, वो हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा, तो वहां पे मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और वहां पे रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा यहाँ पे है, यहाँ पे कालाहारी है, कालाहारी, यहाँ पे नामीब रेगिस्तान है। ये सब रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे ठंडी जलधाराओं का विकास हुआ है जो हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है और वहाँ पे बारिश नहीं होती, मौसम साफ होता है। और आमतौर पे हम वैसी जगह को कहते हैं रेगिस्तान जहाँ पे औसतन वार्षिक वर्षा एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं रेगिस्तान, जैसे यहाँ पे बोत्सवाना में कालाहारी रेगिस्तान है, नामीबिया में नामीब रेगिस्तान है। ये सब रेगिस्तान बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। ये सहारा रेगिस्तान तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही बने हैं। समझ गए? यूरोप में किसी भी रेगिस्तान का विकास नहीं हुआ, यूरोप रेगिस्तान से अछूता है। तो ये करंट अटलांटिक महासागर की जलधाराएं थी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी होगी प्रशांत महासागर की जलधाराओं का। तो आज यहां तक पहले समेटिए। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे उलझन आ गया हो, तो पहले सिस्टमेटिक दिमाग को एब्जॉर्ब कीजिए और जो भी क्वेश्चंस होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर 9667723647 पे सेंड कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स भी सेंड कीजिए क्योंकि अब तक बहुत सारे लोगों ने नोट्स भेजा हुआ है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।